सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय मित्रजनों का अभिवादन करती हूँ। और आज हम यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर और अश्वपूर्वा के संयुक्त तत्वावधान में एक काव्य संध्या लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अपने इस आयोजन को मैं आरंभ देती हूँ और मैं लिली मित्रा इस आयोजन की संचालन वल्गा को थामकर इस रथ को आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं परिचित करवा देती हूँ कि हमारे इस आयोजन में आमंत्रित कविजन कौन है। मुख्यतः हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि निदेशक महोदय प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी हैं। विशिष्ट अतिथि पूर्व सह निदेशक पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल से डॉक्टर सत्यजीत पांडे जी हैं। काव्य पाठ करने के लिए हमारे बीच जो आदरणीय मुख्य कविजन हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं। डॉक्टर राजीव सक्सेना जी, श्री प्रेम शंकर शुक्ल जी, सुश्री नीलेश रघुवंशी जी, संगीता गुंडेचा जी, पल्लवी त्रिवेदी जी एवं हमारे युवा कवि मुदित श्रीवास्तव जी। इस आयोजन का विधिवत आरंभ करते हुए मैं माननीय अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी को। सर आइए और अपने स्थान ग्रहण करें। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्यजीत पांडे जी से निवेदन है कि वो सादर अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात डॉक्टर राजीव सक्सेना जी शायद अभी आए नहीं हैं। डॉक्टर राजीव सक्सेना जी चलिए जब आएंगे तब उनको आमंत्रित करूंगी। आदरणीय प्रेम शंकर शुक्ल जी से मैं निवेदन करती हूँ, सर आइए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी सर आइए। नीलेश रघुवंशी जी आइए। मुदित श्रीवास्तव जी, संगीता गुंडेचा जी, पल्लवी त्रिवेदी जी, आप सभी का स्वागत है। मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो हमारे बच्चे वैदिक मंत्र से मंगलाचरण बोलेंगे। आप आएंगे अपनी पद्धति मैं निवेदन करती हूँ अपने अतिथिगणों से कि वो माँ सरस्वती के प्रतिमा पे माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर इस संध्या का शुभारंभ करें। मुखाग्निराजायत सिद्धांतरिक्ष गुंसी नॉर्द
इन्द्र वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः Thank you, sir, for very short notice. अरे यार एक अनौपचारिक और मैं सूचित कर, ये हमारे वहाँ मेस वाले को ये बोल देना है कि 9 बजे या 9:30 बजे जो बच्चे यहाँ हैं उनका खाना वो देगा, ठीक है? तो कोई बोल दीजिए। और 2 बार नहीं, अरे हो गया ठीक है? कोई बोल रहे वहाँ एक आदमी सूचित कर देगा, कोई भी। पवित्र मंगलाचरण के समेत स्वर के साथ अब मैं शक्ति गौतम जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आप यहाँ आए और सरस्वती वंदना कर सकें। शक्ति गौतम जी। नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। धन्यवाद शक्ति गौतम जी। माँ सरस्वती से विनम्र निवेदन मैं भी करती हूँ कि वो हमारे इस आयोजन को सफल बनाने का आशीष हमें दे। अब मैं अक्षतपूर्वा की संस्थापिका सांत्वना श्रीकांत जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे आमंत्रित कवियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। सांत्वना श्रीकांत जी।
पहले मैं सांसद जी से बोलूंगी कि वो प्रेम शंकर शुक्ल जी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। इसके पश्चात संगीता गुंदेचा जी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। मैम वरिष्ठता और उसका क्रम ना देखें। वो कल भारतीय भाषा उत्सव का होना था कुछ, तो कल सुश्री नीलेश रघुवंशी जी को अभी यही चल रहा स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर कल। हाँ, सम्मानित आ करें। जाएंगे वापस बात करते। हाँ, तो हम कल नहीं किए। सुश्री पल्लवी त्रिवेदी जी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मुदित श्रीवास्तव जी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्यजीत पांडे जी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करना। विधिवत सभी आवश्यक कार्य जो होने चाहिए थे मंच पर वो हमने पूरे कर लिए हैं। इसके बाद संस्थापिका अश्रुतपूर्वा, सांत्वना श्रीकांत और मैं स्वागत वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। नमस्कार सभी को। मैं सांत्वना श्रीकांत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और अश्रुतपूर्वा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस काव्य संध्या में अश्रुतपूर्वा की संस्थापिका मैं इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वजनों का अभिवादन एवं स्वागत करती हूँ। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी का। मैं स्वागत करती हूँ सम्मानीय आदरणीय श्री राजीव सक्सेना जी का, जो अभी आए नहीं हैं हमारे बीच में। माननीय प्रेम शंकर जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगीता गुंदेचा जी, पल्लवी जी, नीलेश रघुवंशी जी, मुदित श्रीवास्तव जी, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का अश्रुत काव्याटन के मंच पर सादर अभिवादन है। अश्रुतपूर्वा, ऑरा ऑफ लिटरेचर एंड लाइफ, यानी कि साहित्य का एक ऐसा विस्तृत क्षितिज जो जीवन से साहित्य और साहित्य में जीवन का मर्म समाज को प्रेषित करता है। साहित्य का विशुद्ध कर्म समाज की सुरुचि को पहचानना है, समाज की संस्कृति का प्रबोध रचना है, विचार समृद्ध होने के साथ मानवीय मूल्यों की स्थापना, सदाशयता एवं सार्वभौम स्वीकृत के तत्व होना एक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट साहित्य का मूल गुण है। अश्रुतपूर्वा संस्था अपने साहित्यिक आयोजनों एवं प्रकाशन के माध्यम से ऐसे ही उत्कृष्ट साहित्य से समाज एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत है।
अपने इन्हीं संकल्पों के साथ वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपना प्रथम सफल आवर्तन पूरा किया है। हमारा मंच काशी की अनुभव प्रवण लेखनियों सह युवा ऊर्जा से ओतप्रोत है। रीवा शहर में वरिष्ठ साहित्यकारों एवं स्त्री चेतना के स्वर से अशुद्धपूर्वा का मंच आभायुक्त रहा है। काव्याटन के तीसरे आवर्तन का आरंभ राजा भोज की नगरी भोपाल से करते हुए सुखद अनुभूति हो रही है। आगे की बात ले लीजिए कहेंगे आपसे। अशुद्धपूर्वा क्या है, इसके बारे में मैं एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रखती हूँ कि 5 अगस्त को अशुद्धपूर्वा की स्थापना का प्रथम वर्ष पूरा किया गया। मुझे ये बताते हुए हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है कि अशुद्धपूर्वा ने लगभग 1.5 वर्षों में अब जहां युवा चेतना के मुखर स्वर को मंच प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर अनुभवपगी मुख्य धारा की वरिष्ठ लेखनियों का सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ है। अशुद्धपूर्वा अर्थात जो पहले ना सुना गया हो, नाम के अनुरूप ही हमने उत्कृष्ट साहित्य को अपने मंच के माध्यम से साहित्य अनुरागियों तक प्रेषित करने का यथासंभव प्रयास किया है। अशुद्धपूर्वा प्रयत्नशील है उन प्रतिभावान लेखनियों को सामने लाने के लिए जो विभिन्न कारणों एवं परिस्थितिवश मुख्य धारा प्रवाह संग जुड़ नहीं पाते हैं। हमारा मंच कटिबद्ध है दूरस्थ कलम स्वर को मंच प्रदान करने के लिए, जो आज भी एक छोटे से दायरे तक ही गुंजित रहते हैं। भारत के विभिन्न शहरों में जाकर साहित्यिक गोष्ठियां करना, इन गोष्ठियों के माध्यम से साहित्य प्रेमियों को एक मंच पर उपस्थित कर एक ऐसा परिवेश निर्मित करना जहां साहित्य के माध्यम से अपनी संस्कृति एवं धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। और यह कार्य हम युवा रचनाकारों एवं अनुभवी वरिष्ठ रचनाकारों को एक साथ एक मंच पर एकत्र कर सकते हैं। अश्रुत काव्याटन हमारे इसी प्रयास का एक प्रकट स्वर है। हमें यह दृढ़ विश्वास है कि साहित्य और संस्कृति को समर्पित हमारा ये देशाटन संकीर्णता के हर दायरे को तोड़ नए आयाम रचेगा, प्रतिभावान लेखनियों को मंच प्रदान करेगा, दूरस्थ शहरों को मुख्य धारा संग जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त अशुद्धपूर्वा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक सशक्त वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसका मूर्त उदाहरण 2 महिलाओं द्वारा इस संस्था का संचालित होना है। अशुद्धपूर्वा के नींव की पहली ईंट इस सोच के साथ रखी गई कि महिला सशक्तिकरण की केवल हम बात ही नहीं करेंगे, इसे घटते हुए दिखाएंगे भी। इन 1.5 वर्षों के अल्पकाल में अशुद्धपूर्वा का निरंतर विस्तार नारी सामर्थ्य और दृढ़ता के नए आयाम की ओर अग्रसर है। इसके बाद की बात सांत्वना जी आपके सामने रखेंगे। अशुद्धपूर्वा के लक्ष्य और दृष्टिकोण को पूरित करने के लिए डिजिटल मंच माध्यमों का भी प्रयोग किया गया है। अशुद्धपूर्वा.com हमारा वेब पोर्टल है, जहां साहित्य की हर विधा में लेख प्रकाशित किए जाते हैं। कोरोना काल में हमारे ऑनलाइन आयोजन उल्लेखनीय रहे हैं, जिसमें पुस्तक चर्चा, काव्य गोष्ठियां, प्रेरक व्यक्तित्वों के साक्षात्कार एवं प्रतिभा परिचय जैसे आयोजन मुख्य हैं। अशुद्धपूर्वा.com वेबसाइट रचना धर्मिता के इस बृहद पटल पर संरक्षित विचारों को अधिक से अधिक प्रसारित करने में प्रतिबद्ध है, जिससे कि पठनीय सामग्री जनमानस को उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए हमारे डिजिटल माध्यम जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल पर नियमित रूप से हम रचनाएं प्रेषित करते हैं। अशुद्धपूर्वा का यूट्यूब चैनल है, जहां रचनाओं का वाचन एवं ऑनलाइन आयोजनों का संरक्षण किया जाता है। रचना धर्मिता को दृश्य, श्रव्य, पठन तीनों तरह से अधिक प्रसारित करने में अशुद्धपूर्वा सतत प्रयत्नशील है। इसी दिशा में हमारा एक और अति महत्वपूर्ण कदम है अशुद्ध ई बुक में हमने एक वर्ष में वेबसाइट के साहित्य और जीवन कौशल सेगमेंट पर प्रकाशित रचनाओं में से
कुछ चयनित रचनाओं को संकलित किया है। हमारी यह 3 ई बुक काव्य कौमुदी, कथा आयाम और जीवन कौशल शीर्षक से अपनी आकर्षक रूप सज्जा के साथ उपलब्ध है। आगे की बात दीदी जी आपसे कहेंगे। प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर लोकार्पित की जा चुकी हमारी ये 3 ई बुकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अश्रुतपूर्वा के वेब पोर्टल पर साहित्यिक लेखों के अलावा सामाजिक सरोकार के विविध विषयों जैसे अभिप्रेरक, स्वास्थ्य, खेलकूद, छौका तड़का आदि पर भी प्रचुर मात्रा में पठनीय लेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। इस कथ्य को तथ्य प्रदान करती अश्रुतपूर्वा आधुनिक युवा सोच के साथ अपनी परंपरा और संस्कृति का सुंदर समागम प्रस्तुत करती है। अपनी बात को समापन की ओर उन्मुख करते हुए ये कहना है मुझे कि उत्कृष्ट साहित्य हमें अपने भयों से, कट्टरताओं से, दुराशाओं से, दुराग्रहों, मन की संकीर्णताओं से मुक्त करता है। हमें एक समान करता है अपने दुखों और अभावों, संवेदनाओं के हवाले से। हम साहित्य में क्रमशः यह सीखते जाते हैं कैसे हमें अपनी पहचान, विरासत, संस्कृति और हमारे गौरवमय इतिहास को बचाना है। इस राह में आए हर अवरोध और संशय के कांटों को निकाल फेंकना है। देश की मध्य भूमि, प्रेम और शांति के प्रतीक सांची की धरती भोपाल में अश्रुत काव्याटन का 3रा आवर्तन अश्रुतपूर्वा के ध्येय और दृष्टिकोण को ऊर्जा, स्पष्टता और दृढ़ता प्रदान करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अश्रुतपूर्वा का संकल्प भगवान शिव के अलौकिक संगीत ध्रुपद की तरह आत्मा से निकला संवेद सृजन राग है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इस विद्व मंच पर अश्रुतपूर्वा इसी का सामूहिक आह्वान करने और अलग जगाने में आपके सहयोग और भागीदारी की अपेक्षा रखता है। एक बार पुनः आप सभी विद्वजनों की दिव्य उपस्थिति का मैं हृदय से अभिवादन एवं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी काव्य गोष्ठी का आरंभ करती हूँ। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ अपने युवा कवि मोदित जी को, क्योंकि युवा स्वर से ऊर्जा का परिवेश निर्मित होता है, तो थोड़ी ऊर्जा हमारे इस मंच पर व्याप्त हो। मोदित जी ने अपनी शिक्षा सिविल इंजीनियरिंग में की है। कला एवं संस्कृति की पत्रिका रंग संवाद में वे सह संपादक हैं। बाल विज्ञान पत्रिका चकमक में वे संपादक रह चुके हैं। उनकी ही पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करती हूँ। चाहता हूँ किसी दिन किसी के लिए घटित हो जाऊँ, चाहता हूँ किसी के लिए किसी दिन घटित हो जाऊँ और जी ले वो तो मुदित जी आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्ते। मुहावरा ये है सोने पे सुहागा लगाना, लेकिन आप लोगों ने मुहावरा बदल दिया। आज जो मंगलाचरण आप लोगों ने किया है, मुझे लगता है अब हमें सुहागे पे सोना लगाना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम और ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधे कविताओं की तरफ रुख करते हैं। एक कविता है छुअन। मैं एक पहाड़ की तरह था, कठोर, असमतल, मटमैला। भीतर एक ज्वालामुखी को पनाह देकर उसे ढूंढे जाने की प्रतीक्षा में हमेशा से स्थिर और अडिग। तुमने अपनी हथेलियों से जब इस पहाड़ की पीठ पर हाथ फेरा तो नदियां उमड़ पड़ी भीतर से।
तुमने अपनी हथेलियों से जब इस पहाड़ की पीठ पर हाथ फेरा तो नदियां उमड़ पड़ी भीतर से, जैसे 1000 सालों से जमी रात को किसी सुबह की धार ने छू लिया हो। आग सा सूखा सब, मिट्टी सा गीला और नरम हो गया। सदियों एक ही जगह खड़े रहने के बाद तुम्हारी छुअन से मैं चल पड़ा किसी दूसरे पहाड़ की ओर, अपनी छुअन उसे देने। छू लेना प्रेम स्थानांतरित करने का सबसे सुंदर जरिया है। शुक्रिया। अगली कविता का शीर्षक है तभी उसने कहा। कहीं एक घर है बिना दरवाजों का, कहीं एक नदियां बिना पाटों की है कि उसने कहा प्रेम है। एक जंगल बिना पेड़ों का है, हवा थी बिन सरसराहट लिए हुए। एक प्यास गले में बैठी बिन पानी की मांग के साथ, एक थिरकन पाँव में बेड़ियों सी। कि कुछ था नहीं कुछ लिए हुए, कि कुछ था जिसके होने से दुनिया में और भी बहुत कुछ था नहीं कुछ होने के लिए। और अब जब यहाँ कुछ भी नहीं बचा कुछ करने के लिए, तभी उसने कहा कि प्रेम है। शुक्रिया। इस कविता का शीर्षक है भागने की जिद। हम ऐसे पेड़ हैं जिनके पैरों तले जमीन और जड़ें भी नहीं, सूखी हुई बाहें हैं उनमें पत्तियां भी नहीं। हमारे सूखे हुए में भी इतनी क्षमता नहीं कि किसी ठंडी देह को आग दे सकें। जब हमने अथाह भागने की जिद पकड़ी थी, जब हमने अथाह भागने की जिद पकड़ी थी, तभी हमने अपना पेड़पन छोड़ दिया था। चुप गया। दो और कविताएं मैं सुनाता हूँ। एक कविता है, शीर्षक है खो चुकी क्षमताएं। उंगलियों ने अब छूकर पहचान लेने की क्षमता खो दी है। वे नहीं जानती जीवित और मृत देहों के तापमान का फर्क। एक अदृश्य छुअन घर बनाती है भीतर कसती हुई। दिल की धड़कन अब फड़फड़ाहट में बदल चुकी है। वह भूल चुका है कि किसी को बाहों में भरने पर कितना तेज भागना होता था और कितनी देर के लिए थमना। अब धड़कनें पल पल चोट करती हैं। आंखों ने सुंदरता देखने का हुनर खो दिया है। अब वह गुलाब को खून समझती है, चिड़ियों को मौत का संदेशा, धूप को एक शून्य। उन्हें अंधेरे में सुख मिलता है। वे चाहती हैं कि बारिश का रंग भी काला ही रहे। भीतर एक जिंदगी रहती थी, वह निकल कर जा चुकी है कहीं किसी कब्र में। वापस आने के लिए पैरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरी कलम से अब खून रिसने लगा है। एक नीली कविता अब लाल हो चुकी है। अंतिम कविता है संदेह, इसका शीर्षक है। हमने माफ करने की कला खो दी है। हमारे भीतर का इंसान इतना मर चुका है कि कई गज खोदने के बाद भी हमारी हड्डियां नहीं मिलेंगी। कई समुद्र मथने के बाद अगर अमृत मिला भी तो उसमें इतनी ताकत नहीं कि किसी इंसान को बचा ले जाए। हमारे सड़ने पर अगर एक फूल भी नहीं खिल सकता तो हमें अपने मरने पर संदेह होना चाहिए। जीवन एक संदेह जितना ही तो बचा है। जीवन एक संदेह जितना ही बचा है। बहुत गहन संवेदनाओं से पूर्ण मुदित जी की रचनाएं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ पल्लवी त्रिवेदी जी को, जो भोपाल में एसपी के पद पर नियुक्त हैं, जिनका यात्रा वृत्तांत खुद देश का सफर काफी चर्चित रहा है। और मैं उनकी ही पंक्तियाँ उनके लिए समर्पित करती हूँ कि सावन भले ही देरी का आदि हो, सावन भले ही देरी का आदि हो, वक्त का पक्का पतझड़ कभी आने से चूकता नहीं। पतझड़ के लिए कोई मन्नत नहीं मांगता। पल्लवी त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है। आदरणीय मंच और इस सभागार में बैठे
स्टूडेंट्स ही है ना सारे ज़्यादातर? टीचर अच्छा, ओके। तो यहाँ के आदरणीय प्राध्यापकगण और प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आई थी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह की कविताएं चुननी चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ चुनकर नहीं आई, लेकिन अभी मैं आप लोगों को देख रही हूँ तो देखती हूँ शायद ऐसी कुछ निकाल पाऊँ जो आप लोगों को पसंद आ जाए। आप तो पढ़ सकती हैं कोई भी। जी, पहली कविता जो मैं पढ़ रही हूँ एक प्रेम कविता है। शीर्षक है भाषा। हंसी की भाषा में सुनाऊंगी अपने सबसे घने अवसाद के किस्से। रूठने की भाषा में वसूलूंगी तुमसे देर से आने का हर्जाना। गुस्से की भाषा में कराऊंगी स्मरण तुम्हें तुम्हारे वादे। तुतलाती बोली में पोंछ दूंगी तुम्हारे माथे से टपकती दिन भर की थकान। उदासी की भाषा में दूंगी तुम्हारी बेरुखी का जवाब। आंसुओं की भाषा में बतलाऊंगी कि आह दुखता है मन तुम्हारे मन पर पड़ी नींद से। झूठ की भाषा में सुनाऊंगी अपने जख्मों के हालचाल। सच की भाषा में थामूंगी हर बार तुम्हारा हाथ। प्रार्थना की भाषा में तुम्हारे लिए उगाऊंगी स्वप्न अपनी आंखों में। कामना की भाषा में तुम्हें उबारूंगी ठुकराए जाने की पीड़ा भरी स्मृति से। मौन की भाषा में पुकारूंगी तुम्हारा नाम। चिड़िया की भाषा में भरूंगी तुम्हारी आत्मा में संगीत। और विदा के वक्त गूंथ कर सारी भाषाएं एक चुंबन में रख दूंगी तुम्हारे होंठ पर सफर के सामान की तरह। और विदा के वक्त गूंथ कर सारी भाषाएं एक चुंबन में रख दूंगी तुम्हारे होंठों पर सफर के सामान की तरह। अगली कविता का शीर्षक है यात्रा। पेड़ हमेशा एक जगह खड़ा दिखाई पड़ता था। पेड़ की जड़ें केंचुओं से सटी सरकती हुई धरती के भीतर मीलों तक घुमाती थी। पत्तियां परिंदों की पीठ पर बैठ जब तब आकाश की सैर कराती। एक पूरे जीवन में पेड़ सारी दुनिया कई बार घूम लेता। नदी किनारे रहते पेड़ पानी के भीतर भी तैराते। संसार का सारा पानी एक ही पानी है, जैसे सारी हवा एक ही हवा है। पेड़ के नीचे थके हारे सोए लकड़हारों के स्वप्न में पेड़ सफर की कहानी कहता। जब पेड़ सोता तब उसके स्वप्न में जानवर अपनी गाथाएं कहते। जानवरों के सपनों में परिंदों के किस्से होते हैं और मछलियों की नींद में नावें अपनी यात्रा की कहानियां सुनाती हैं। सपनों में देखी गई अदृश्य जगहें और घटनाएं दरअसल किसी और का यात्रा वृतांत है। नींद किस्सा गोई का सबसे रोचक ठिकाना है। एक पेड़ इतनी यात्राएं करता है कि उसकी संतानें विश्व भर में फैली हैं। मैं एक सेमल का वृक्ष हूँ और सेमल का लाल पुष्प मेरा हृदय है। संसार की सारी कोशिकाएं एक ही कोशिका है। देह जब सबसे स्थिर होती है, चिर यायावर मन तब भी जाने कहाँ कहाँ की यात्रा पर रहता है। मन की यात्रा के किस्से प्रेमी के स्वप्न में दर्ज होते हैं। जब मैं उदास होती हूँ तो आंगन में खड़ा आम मुरझाया सा लगता है। मैं पूछती हूँ उसकी बूढ़ी छाती से लिपटकर, ऐ मेरे पुरखे, क्या संसार के सारे मन भी एक ही मन है? ऐ मेरे पुरखे, क्या संसार के सारे मन भी एक ही मन है? अगली है कविता रोलो पुरुषो। इसका शीर्षक है बड़ा कमजोर होता है बुक्का फाड़कर रोता हुआ आदमी। मजबूत आदमी बड़ी ईर्ष्या रखते हैं इस कमजोर आदमी से। सुनो लड़की, किसी पुरुष को बेहद चाहती हो तो एक काम जरूर करना, उसे अपने सामने फूट फूट कर रो सकने की सहजता देना।
दुनिया वालों, दो लोगों को कभी मत टोकना। एक, दुनिया के सामने दोहरी होकर हंसती हुई स्त्री को, और दूसरा, बिलख बिलख कर रोते हुए आदमी को। यह उस सहजता के दुर्लभ दृश्य हैं जिसका कि दम घोंट दिया गया है। ओ मेरे पुरुष मित्र, याद है जब जन्म के बाद नहीं रोए थे, तब नर्स ने जबरन रुलाया था, यह कहते हुए कि रोना बहुत जरूरी है इसके जीने के लिए। बड़े होकर ये बात भूल कैसे गए दोस्त? रो लो पुरुषों, जी भर कर रो लो, ताकि तुम जान सको छाती पर से पत्थर का हटना क्या होता है। ओ मेरे प्रेम, आखिर में अगर कुछ याद रह जाएगा तो वह तुम्हारी बाहों में मचलती पेशियों की मछलियां नहीं होंगी, वह तुम्हारी आंख में छलछलाया एक कतरा समंदर होगा। ओ पुरुष, स्त्री जब बिखरे तो उसे फूलों सा सहेज लेना। ओ पुरुष, स्त्री जब बिखरे तो उसे फूलों सा सहेज लेना। ओ स्त्री, पुरुष को टूट कर बिखरने के लिए थोड़ी सी जमीन देना। पुरुष को टूट कर बिखरने के लिए थोड़ी सी जमीन देना। एक शीर्षक है इस कविता का, कंधा। अभी कुछ 3-4 महीने पहले मुझे सर्वाइकल का बहुत पेन था गर्दन में और कंधे में, तो तब यह कविता हुई थी। जब दुखता है कंधा तो लगता है मानो बृहस्पति को सूरज के चक्कर काटते हुए चक्कर आ गया हो और निढाल होकर गिर पड़ा हो इसी कांधे पर। सही कह रही? जब दुखता है कंधा तो इतना भारी हो जाता है जैसे पुत्र की चिता जलाकर लौटते पिता की छाती हो, या कारावास भोगते किसी बेगुनाह की बद्दुआओं से भारी हुई हवा हो। अनवरत दुखता कंधा ऐसा व्याकुल हो रहता जैसे याद के वजनी पत्थर के नीचे सांप की पूंछ सा बिलबिलाता दिल। और तेज होती है जब कंधे की कसक, तो अपने जैसों को अनायास स्मरण कर उठता है मन। और कौन है जो चल रहा है इस दुखते कंधे को ढोते हुए? पहले सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर के मरीज रहे इक्का दुक्का दोस्त याद आते हैं। फिर याद आता है एक परिचित, दुर्घटना में टूटी हड्डी तो जुड़ गई लेकिन कंधे की पीड़ बनी रही ताउम्र। फिर याद का वर्तुल फैलता है। एक सहेली के एक कंधे पर बरसों से टिका था ऑफिस और दूजे पर घर। रात भर हर करवट पर दर्द से टसकते रहते दोनों बारी बारी। एक बार उसके मुंह से निकल गया था, कभी तो आदमियों को भी बनाना चाहिए ना खाना। और फिर फिक से ऐसे हंसी थी जैसे बड़ा भारी मजाक कर दिया हो। एक रिक्शा वाला झटकता था अपना बायां कंधा जल्दी जल्दी, पूछने पर कहता था बस चढ़ाई पर सवारी जरा सा उतर जाए तो बुढ़ापे का ये कंधा खींच लेगा रिक्शा। वजनी बस्तों से झुके बच्चों के कंधों को दबाने की इच्छा हो आई, अपने कंधे की मसल्स को धीरे धीरे दबाते हुए। याद का वर्तुल और बड़ा हो रहा, फैलकर शहर के बराबर हुआ। दिन रात पहियों के बोझ उठाते सड़कों के कंधों पर कौन लगाता होगा वॉलिनी? वर्तुल वामन के आकार की भांति फैल रहा है। नदियों के कंधे भी घड़ियालों के नहीं बल्कि प्लास्टिक के बोझ से गिराते होंगे। पर्वतों की रीढ़ विशाल देवदारों से नहीं बल्कि कंक्रीट से टूट जाती होगी। थोड़ी सिकाई से कंधा बस थोड़ा बेहतर ही लगा था कि यह वर्तुल फैलकर पृथ्वी के नाप का हो गया। ओ एटलस, तुम्हारे कंधे के क्या हाल है दोस्त? फिर दुखता रहा कंधा देर तक, और मैंने भी अब के दुखने दिया, और मैंने भी अब के दुखने दिया। ये आखिरी कविता एक और सुना देती हूँ। ये विदा पर मैंने कुछ सीरीज लिखी थी कविताओं की, उसमें से एक ही कविता है। इसका शीर्षक है हर विदा ब्रेकअप नहीं होती।
सबसे उदास और बदरंग मौसमों में मैंने चुने सबसे चटक रंग अपनी कुर्ती के लिए। दुपट्टे में लगवाई गोटा किनारी और आंखों में भर लिए नीलकंठ और नौरंगे के चमकीले रंग। एक जर्द और धूसर साज जब सीने से लिपट जाती तो मैं भागकर सामने जनरल स्टोर जाती, झटपट ले आती रंग बिरंगी जेम्स की गोलियां और मेरी वाली ऑरेंज को उस सलेटी शाम के माथे पर सजा देती। फिर पहनती अपनी ऑलिव ग्रीन फूलों वाली घेरदार स्कर्ट और वर्जिन मोइतो हाथ में थामे देर रात तक सुनती रहती रेस्तरां में गिटार लिए गाते उस नवयुवक को। जब रातें नाक बन आंखों पर कुंडली मारकर बैठ जाती, मैं मुलतवी कर देती सोना और रात गुजार देती चर्च में मिस्टर बीन के बराबर वाली कुर्सी पर बैठे हुए। नागों के पास नहीं है अच्छा हास्य बोध, आखिर थक कर वे वापस लौट ही जाया करते। पीली पड़ चुकी डायरी में कितनी बार रखे मैंने ताजे फूल, सूखी शाखों को हरियाया ओ हेनरी तरीके से। लगभग ठहर चुके वक्त में मैं चली पागलों की तरह ठहरने को खारिज करते हुए। बंद पड़ी घड़ियों पर दिन में सिर्फ 2 बार नजर डाली। वक्त सही ना था, पर मैंने जब देखा सही देखा। मेरे भीतर का शहर जब उजड़ा, मैं उन सुनसान सड़कों पर भागी पायल पहनकर, घुंघरुओं के शोर से कुचला अकेलेपन की कातर चीखों को। जब मेरे माथे पर गहरी नींद सोया एक भूला बिसरा चुम्बन अंगड़ाई लेता, जब उन गुजरे सालों की कोई बेरहम स्मृति किवाड़ खटखटाती, जब मेरे स्वप्न शत्रु की तरह पेश आने लगते, तब मैं उन प्रेमिकाओं के बारे में सोचती जिन्हें जन्मों जन्मों तक श्राप मिला है विरह में होने का। प्रेम में जीती मरती उन औरतों की गाढ़ी पीड़ा को मरहम बनाकर लेप दिया नन्हे से दुख पर। इस तरह मैंने अपने सबसे बुरे दिनों में भी जुटाया अपने हिस्से की खुशी का एक एक मॉलिक्यूल। सिर्फ तुम जानते हो कि ये सारी मशक्कत थी महज एक वादे को निभाने के लिए, वरना उदास औंधे मुंह लेटकर रोते रहना कितना आसान था। और देखो, मैं तुम्हें तब तक क्रूर मानती रही, तब तक जान नहीं गई कि दरअसल तुम मुझे सिखाना क्या चाहते थे। अब मैं सुख का बंदोबस्त नहीं करती, सुख को चुनती हूँ। बात बस कोई इतनी सी कि विदा, मुलाकातों की डोर का टूटना और 2 आत्माओं के बीच स्मृतियों की कभी ना खुलने वाली एक पक्की गांठ का लगना है। बात बस कोई इतनी सी कि विदा, मुलाकातों की डोर का टूटना और 2 आत्माओं के बीच स्मृतियों की कभी ना खुलने वाली एक पक्की गांठ का लगना है। और अब कौन जानता है मुझसे ये बेहतर, और अब कौन जानता है ये मुझसे बेहतर कि हर विदा ब्रेकअप नहीं होती। पल्लवी जी ने यहाँ के युवा स्वर के साथ स्वर मिला दिया अपनी कविताओं में। संसार का सारा पानी सबके लिए एक है और सारी हवा एक सी। कवि हृदय की सदैव यही कामना रहती है कि ये साम्यता का परिवेश हर तरफ बना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कवित्री एवं उपन्यासकार नीलेश रघुवंशी जी को, जिन्होंने बच्चों के लिए नाटक और टेलीफिल्मों के लिए पटकथा का लेखन भी किया है और उनकी अनेक कविताओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। मैं उनकी ही रचना से उनका स्वागत करती हूँ कि चीज़ें पकने पर ही सबको बताना चाहिए, चीज़ें पकने पर ही सबको बताना चाहिए। बहुत से लोगों को कच्चापन समझ नहीं आता, बहुत से लोगों को कच्चापन समझ नहीं आता और उसमें इतना धैर्य भी नहीं होता कि वे चीज़ों के पकने का इंतजार कर सके। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित प्राध्यापक और छात्र। सबसे पहले तो शुक्रिया अशुद्ध काव्यटन का और संगीता रुंदेचा जी का, जिन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया कि हम आप लोगों के सामने हैं।
अभी इन्होंने जो अंश पढ़ा है वो कविता का अंश नहीं है, वो मेरा उपन्यास है शहर से 10 किलोमीटर, उसका एक अंश था। तो मैं कविताएं सुना रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमको भी एग्जाम देना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सुनाए। आप लोगों की पसंद नहीं, मतलब वो वैसे कविता का शीर्षक है मुझे प्रेम चाहिए। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए घनघोर बारिश सा, कड़कती धूप में घनी छांव सा, चतुर्थी ठंड में अलाप सा प्रेम चाहिए मुझे प्रेम चाहिए घनघोर बारिश सा, कड़कती धूप में घनी छांव सा, चतुर्थी ठंड में अलाप सा प्रेम चाहिए मुझे, उगाए पौधों और लबालब नदियों सा, दूर तक फैली धूप उस पर छाई ओस की बूंदों सा, काले बादलों में छिपा चांद सूरज की पहली किरण सा प्रेम चाहिए। खिला खिला लाल गुलाब सा, कुनकुनाती हंसी सा, अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी सा प्रेम चाहिए, अनजाना अनछीना अनबोला सा पहली नजर सा प्रेम चाहिए मुझे। उबड़ खाबड़ रास्तों से मंजिल तक पहुंचाता प्रेम चाहिए मुझे प्रेम चाहिए, सारी दुनिया रहती हो जिसमें प्रेम चाहिए मुझे, प्रेम चाहिए। एक छोटी सी कविता है, कविता का शीर्षक है उदासी। एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, मैं उदास बहुत उदास हूँ। एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, मैं उदास बहुत उदास हूँ। बार बार दोहराने से बेहतर है बदल देना चाहिए उदासी को उजाले में। चाय की पत्ती की तरह बदल देना चाहिए उदासी को स्वाद में, घुल जाने देना चाहिए शक्कर के दानों की तरह, पौछे की तरह रगड़ देना चाहिए उदासी को, चमकने देना चाहिए मन को उजले फर्श की तरह, उदासी को बदल देना चाहिए साबुन में। उदासी 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 बस बहुत हो गई उदासी, पुराने पड़ गए कपड़ों की तरह उदासी को बेचकर नए चमचमाते बर्तन खरीद लेने चाहिए। और एक बहुत छोटी सी कविता है, कविता का शीर्षक है सुंदरियों। कविता का शीर्षक है सुंदरियों। मत आया करो तुम सम्मान समारोह में, तस्तरी शाल और श्रीफल लेकर। मत आया करो तुम सम्मान समारोह में, तस्तरी शाल और श्रीफल लेकर। दीप प्रज्वलन के समय मत खड़ी रहा करो माचिस और दियाबाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत बांचा करो अभिनंदन पत्र, उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। मत आया करो तुम सम्मान समारोह में, तस्तरी शाल और शीतल लेकर। दीप प्रज्वलन के समय मत खड़ी रहा करो माचिस और दियाबाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत बांचा करो अभिनंदन पत्र, उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। सुंदरियों तुम ऐसा करके तो देखो, बदल जाएगी ये दुनिया सारी। एक कविता है, कविता का शीर्षक है आड़ी फसल। आड़ी फसल। फसलें आड़ी हो गई हैं, वे खड़ी थी और कटने वाली थी कि अचानक आई बारिश को झेल नहीं पाई और उनकी कमर टूट गई। कोई भी ट्रेन की खिड़की से आड़ी फसल की सुंदरता पर रीझना मत। मोबाइल से फोटो खींचते समय फसल पर आड़े न हो जाना। हर कोई लेना चाहता है जब किसान से उसकी जमीन, तो किसान और खेत के साथ सेल्फी लेने की कोशिश न करना। फोटो खींचने की जगह खेत की आंखों में झांक कर देखो। फसल को चौपट करती हुई बारिश में किसान के संग खुद को गलाकर देखो। आड़ी फसलों पर चमकती बूंदें किसान के आंसू हैं। किसान मन को हल्का करने के लिए नहीं रोता, वो रोता है कि खेतों के लिए क्यों नहीं बनी अब तक कोई छतरी।
कविता का शीर्षक है बेखटके। बेखटके जिसमें कोई खटका ना हो, बेखटके। डर बना रहता ना मन में कि यार खटका नहीं होना चाहिए। बेखटके। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। इतनी कमियां हैं जीवन में कि पानी के तोड़ को भी देखने लगी हूँ उम्मीद से। अंतिम इच्छा कहें या कहें पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूँ। निकलना चाहती हूँ आधी रात को बेखटके, रात 12 का शो देखकर रेलवे स्टेशन पर घूमूं जेब में हाथ डाले। कभी प्रतीक्षालय में जाऊं तो कभी दूर कोने की खाली बेंच को भर दूं अपनी बेखटक इच्छाओं से। इतनी रात गए सुने प्लेटफॉर्म पर, समझ ना ले कोई ऐसी वैसी, मैं ऐसी वैसी न समझी जाऊं और नुक्कड़ की इकलौती रूटी पर चाय पीते इत्मीनान से खींच सकूं आधी रात का चित्र। क्षितिज के भी पार जा सके मेरी आंख, एक दृश्य रचने के लिए मिले मुझे भी पर्याप्त शब्द और रंग। जरूरत ना हो आधी रात में हाथ में पत्थर लेकर चलने की, आधी रात हो और जीने का पूरा मन हो। कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह, ये देह भी क्या तुच्छ चीज है बिगाड़ कर रख दी है जिसने नागरिक होने के सारे अर्थ। उठती है रीढ़ में एक सर्द लहर, कैलेंडर, होर्डिंग्स, विज्ञापन, आइटम सॉन्ग, पर्दे पर दिखती सुंदर बिकाऊ देह, होर्डिंग्स पर पसरे देह के सौंदर्य से चौंधे आती हैं आंखें। देखती हूँ जितना आंख उठाकर झुकती जाती है उतनी ही रीढ़। फिरती हूँ गली गली रीढ़हीन आत्मा के साथ चमकती देह लिए, जाने कौन कब उसे उघाड़ कर रख दे। किस पर जमाने को पीठ दिखाते आधी रात में बेखटके घूमकर पानी को आकार देना चाहती हूँ मैं। अब मैं एक कविता सुना रही हूँ छोटी सी। ये प्रेम कविता है, ध्यान से सुनना है ना सब लोग, ध्यान से। नहीं सच में कह रही हूँ, ध्यान से सुनना। कविता का शीर्षक है आधी जगह। आधी जगह, आधी जगह। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिराने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कमल के पत्ते पर पानी कांपता है, चांद कांपता है जैसे राहु के डर से, बसंत के डर से कांपता है जैसे पतझड़। मैं कांपती हूँ आधे पन से, आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से, कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है हमारे कविगणों को पता चल गया होगा कि हमारे पाठकों की रुचि किस विषय में अधिक है। अब शायद उनको कविताओं का चयन करने में असुविधा नहीं होगी, वो बेखटके प्रेम कविताएं आपको सुना सकते हैं। धन्यवाद प्रेम से सुनने के लिए। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय संगीता गुंदेचा जी को। आप सभी को उनसे परिचित होंगे। आप कवित्री हैं, कथाकार हैं, अनुवादक हैं एवं नाट्य शास्त्रज्ञ हैं। आपकी ही पंक्तियों से आपका स्वागत है मैम। कला के काल के वृक्ष से पारिजात के फूलों सी झरती हैं कथाएं। काल के वृक्ष से पारिजात के फूलों सी झरती हैं कथाएं। कभी कभी उनकी गंध से सुवासित होते हैं शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। मंच पर उपस्थित सभी कविगण और मुख्यातिथि द्वय, ये सभी, इनमें से अधिकतर कविगण मेरे मित्रगण हैं और मेरे अग्रज हैं। मैं इन सबका यहाँ स्वागत करती हूँ अपने संस्थान में, और यहाँ पर उपस्थित सभी प्राध्यापक गण और छात्रों। मैं सांत्वना श्रीकांत जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपने छात्रों के बीच अपनी ही कविताएं सुनाने का अवसर प्रदान किया।
मैं यहाँ लगभग 10-11 वर्षों से पढ़ाती हूँ, पर इस तरह कविता सुनाने का अवसर पहली बार है। तो मैंने जो कविताएं चुन ली वो चुन ली। अब मुझे नहीं पता वो क्या है, प्रेम कविताएं है या नहीं, आप सुन लीजिए। उसमें प्रेम ढूंढ लेना। मित्रों, मैं उज्जैनी की हूँ। उज्जैनी में जो महाकालेश्वर है वहाँ पर भस्म से आरती होती है। जो कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका ताजा भस्म लाया जाता है, उसी से आरती होती है। वो एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ, मंगलाचरण कर रही हूँ। अभिषेक। इतनी सुबह, कंडे से होती है, कंडे की भस्म से। इतनी सुबह, चिता भस्मा लेपू है। इतनी सुबह पुकारने से नहीं, अभी कुछ भी कर सकता। अभिषेक से नहीं, भस्म से जागता है महाकाल। ये एक कविता है आह्वान। नहीं किया आह्वान हे देवताओं, नहीं किया कोई आह्वान, किया नहीं, नहीं किया हे देवताओं, मैंने नहीं किया तुम्हारा कोई आह्वान। क्षमा करो हे पितरों, क्षमा करो, किया नहीं तृप्त, नहीं किया, किया नहीं हे पितरों, मैंने किया नहीं तुम्हें तृप्त, नहीं किया सुवासित पुष्प से, धूप से, शब्द से, किया नहीं सुवासित, नहीं किया हे पितरों, मुझे क्षमा करो। हे मृतकों, विचरते हो किस लोक में, मिलते नहीं तुम्हारे कोई पद चिन्ह, नहीं मिलते, मिलते नहीं हे मृतकों, हम तुम्हें कहाँ खोजें, मिलता नहीं कोई द्वार, नहीं मिलता, मिलता नहीं कोई द्वार, जड़े हो जिस पर तारे, हे मृतकों, विचरते हो किस लोक में। हे देवताओं, हे पितरों, हे मृतकों, हमें क्षमा करो। हे देवताओं, हे पितरों, हे मृतकों, हम तुम्हारा आह्वान कैसे करें। हे देवताओं, हे पितरों, हे मृतकों, भेजो हमें कोई संकेत। क्षमा करिएगा मित्रों, आपको बीच में ताली बजाने का अवसर नहीं है। मेरी कविताएं शायद थोड़ी साइलेंस पैदा करती हैं। श्राप। शायद आपको मेघदूतम या किसी ग्रंथ की याद आ जाए। श्राप। वे बार बार पहुंचती हैं वहां जहां से कोई प्रतिध्वनि तक नहीं लौटती। प्रार्थनाएं मौन को समर्पित है, जिसमें पड़ी हुई दरारों से झांकते हैं देवगण। क्या वे उन वारांगनाओं की तरह है जो खेल से मन उचट जाने पर कभी कभी झांक लिया करती हैं अपने गवाक्षों से बाहर। जो तुम्हें प्रमाद लगता है वह सौंदर्य की आकांक्षा है। एक यक्षिणी चीखती है जिसे पंचामृत मानकर आचमन कर लेते हैं समस्त यक्षगण और पृथ्वी पर जहां तहां फैले हुए बूढ़े ईश्वर। इस कविता का शीर्षक संयोग है। प्रेम के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है विरह। विरह के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है मृत्यु। मृत्यु के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है संयोग। संयोग के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ है अभी अभी
रामायण से पूर्व कमरे की खिड़की पर झुकी अमलतास की डाल पर आ बैठा है केली करता क्रोंच पक्षी का यह जोड़ा। अंतिम कविता सुना रही हूँ। आप ताली ना भी बजाएंगे तो चलेगा। अंतिम कविता सुना रही हूँ। अर्थ। मैं कहती हूँ घर, अर्थ कुछ और होता है। मैं कहती हूँ प्रेम, अर्थ कुछ और होता है। मैं कहती हूँ आग, अर्थ कुछ और होता है। मैं कहती हूँ शब्द, अर्थ कुछ और होता है। सारे नाम तुम्हारे नाम में कल्पित है। मैं कहती हूँ तुम, अर्थ कुछ और होता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम पूर्ण गंभीर अर्थपूर्ण कविताओं के लिए। अब मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूँगी आदरणीय प्रेमशंकर शुक्ल जी को, जो भारत भवन भोपाल में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं और शहद लिपि में ही कविता लिखते हैं। हमारी उनकी रचना के साथ ही मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारी रचनाएं ही सबसे अधिक हमारा जीवन जानती हैं। प्रेमशंकर शुक्ल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। और एक हमारा संशय भी, दरअसल प्रेम कविताओं के लिए बदनाम मैं हूँ और सुंदर सुंदर कविताएं ये लोग पढ़ रहे हैं। पिछले साल मुझे प्रेम कविताओं के चक्कर में सजा मिलते मिलते रह गई थी। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ उन्हें न सुनाऊं। पहले थोड़ा सा आप लोग जिस मना स्थिति में है उससे मैं गुजारिश ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे आदरणीय कवि भी हैं और हमारे मित्र विनोद उपाध्याय जी हैं। तो आप लोगों के लिए पंक्ति है, आप सब कवि ही हैं। यह कवियों के खुश होने का समय नहीं है, यह कवियों के खुश होने का समय नहीं, खबरदार होने और खबरदार कहने का समय है। फिर अपनी बेटी है जो अश्रुत पूर्वा चलाती है सांत्वना, जो बहुत अच्छी कवित्री है, उसको धन्यवाद देता हूँ। और जब बेटियाँ कहीं ले जाती हैं तो अपने चाचा पिता बाबा जो रिश्ते आप कह लीजिए वो अच्छी जगह ही ले जाती हैं। तो मैं उसके वजह से इस संस्थान में आया पहली बार, तो मैं सांत्वना को धन्यवाद कहता हूँ और उस काबिल बेटी को मैं पाकर या उसके बुलावे पर आकर अपने को धन्य मानता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ अपना काम करते हैं फिर उसके अतिरिक्त समाज के लिए काम करते हैं, तो उसने अपना पूरा जीवन पढ़ने लिखने का और उसके साथ इस तरह से साहित्य का काम करने का, कवि का काम करने का। कवि भी बहुत अच्छी है और कविता का काम भी कर ही रही, आप देख ही रहे हैं। आपके सामने यह भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा 5 मिनट, एक कवि नहीं है तो वक्तव्य मैं उनका समय ले लूँ आप सबकी अनुमति से। आप सब जानते हैं आदिकवि वाल्मीकि, आप सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं, अध्येता हैं, आप सब विद्वान हैं, जानते हैं जब राज सत्ता, लोक सत्ता, लोग किसी ने साथ नहीं, कि कोई साथ नहीं देता, तब कवि खड़ा होता है। और हमारा आख्यान और कविता ही कहती है कि जब सीता को वनवास दिया गया था, एक राज सत्ता ने और लोक ने मिल के उनको देश निकाला किया था, जिस हम उस अर्थ में अभिधा के अर्थ में ही कहें तो कौन खड़ा हुआ था? एक कवि खड़ा हुआ था जिसका नाम वाल्मीकि आदि कवि है। तो उस अन्याय के पक्ष में चाहे लोक अन्याय करे चाहे राज्य अन्याय करे, एक कवि खड़ा होता है। इसलिए कवियों का महत्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भविष्य का, अभी तो हम लोग जो टूटा फूटा चला रहे हैं, आगे कविता का जो चमकदार इतिहास होगा वो सब आपके हाथों से और आप सबकी आत्मा से ही उसकी आभा फैलेगी और बिखरेगी। अब
कविता की तरफ चलते हैं। पहली कविता है बांस। बांस में सूरज अपनी आग रखता है। आप सब जानते हैं कि आदि मानव बांस को रगड़ के आग पैदा करता था, पत्थरों को रगड़ के। बांस में सूरज अपनी आग रखता है और बांसुरी अपनी सांस। वनस्पति शास्त्र बांस को सबसे ऊंची घास कहता है। मैं रहवास कहता हूँ बांस को, घर बांस का, बांस के बर्तन, बांस की लाठी, यह काया भी बांस ही चढ़ेगी अंतिम बार। प्रीति में झूमा झटकी करके फांस भी गड़ी तो वह भी बांस की, जो स्मृति में गढ़ती है पोर पोर। अपने आसमान में बांस भर चढ़ गया सूरज, स्कूल जाने के लिए ऐसे ही जाना समय। थोड़े से हकलाते कांपते शब्द भी लिखा तो कागज बन बांस ने ही दी उन्हें जगह। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। कहते हुए इतिहास में बांस का सबसे बेधक प्रयोग चंदवरदाई ने किया। बापू की लाठी भी थामे हुए है अहिंसा का ध्वज और बनी हुई है जीवन की एकदम सही दिशा। बांस वह जो अंधेरे में सहारा बने, छप्पर बने छाया के लिए और फोड़े नहीं किसी का कपार। मैंने भाषा के गुरुकुल में ही जाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस किसी तानाशाह का गढ़ा हुआ मुहावरा है। हर हमें थूकता रहता है जिस पर न्याय प्रिय। एक अगली कविता है घुटना। घुटना हमारे चलने का पहला रियाज है। घुटना हमारे चलने का पहला रियाज है। आंगन में पगडंडी बनाने की शुरुआत घुटने से ही होती है। चलने को बहुत नेह देती है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी के देह में है हर घुटने की गुदगुदी। घुटने में इतना दिमाग है कि झेल जाता है सारी देह का वजन। दुनिया में कहीं भी हो मनुष्य, चलने की पहली भाषा घुटने से ही फूटती है और फिर घुटना ही संभालता है चलने की लयताल। दिन के पैरों में भी लिखी मिलती है घुटनों की धीर धुन। हमारे महाकवियों, लोक गायकों को भी घुटनों ने किया है बहुत मोहाविष्ट। राम और कृष्ण के घुटरन चलने के पदों से भरे हुए हैं हमारे लोक कंठ। घुटना चलने की तरफदारी है, एक अर्थ में जूझने की भी। इसीलिए जब कोई घुटना टेक देता है तो उसकी पूरी जीवन यात्रा पर लगता है गहरा दाग धब्बा। चलने में सबसे अधिक वरिष्ठ और अनुभवी है घुटना, इसीलिए करता रहता है वह हमारी यात्राओं की परवरिश। जब भी पांव पकड़ता है गलत राह, घुटना होने लगता है हताश, उदास और बिगड़ जाता है चलने का संतुलन। घुटना जरूरतों का भी प्रबल हिमायती है, तभी तो वह हमेशा मुड़ता है पेट की ही तरफ। घुटनों ने ही रचे हैं हमारी यात्राओं के सारे स्वप्न और खुद चल चल कर हुए हैं स्याह। बचपन की हमारी पृथ्वी भी अपनी परिक्रमा घुटने से ही पूरी करती है। एक कविता आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कामकाजी औरतें हैं तो कभी कभी, बल्कि अक्सर गृहस्थों में कुछ गाते हुए काम करते हैं। काम भी चलता रहता है, उनका गीत भी चलता रहता है। उस पर एक कविता है अपना मन। गाते गाते उसने अपना मन एक गीत में रख दिया। गाते गाते उसने अपना मन एक गीत में रख दिया और भूली रही वह बहुत दिन। अचानक उसे अपने मन की जरूरत पड़ी, लेकिन बिसर गई कि कहाँ रख दिया है अपना मन। परेशान रही वह,
काम धंधे में खटते उलझते सुलझते उसे अपने मीठे मन की आती रही बार बार याद झूमती बारिश में अचानक उसके कंठ में उठा वही गीत। तब जाकर पाया उसने गीत में ही अपना मन पाने की खुशी में गाया उस स्त्री ने कई कई बार वही गीत। तभी से स्त्रियों के बीच दर्द जीते गीतों में अपना मन रखने का चलन फैल गया है। एक अंतिम कविता। ये हमारे मित्र यहाँ विनय आके थोड़ा संकट खड़ा कर दिए। उनका विनम्रता पूर्वक संकट, उन पर एक कविता हमने लिखी थी ऐसे बातचीत में, तो अंत के पहले इसको स्वीकार